इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर विलेज चीफ किन्मो को बताने लगे कि हमेशा मेरी एक बात याद रखना कि जब भी तुम पावरफुल बनोगे तुम्हें डीमंस को मारना पड़ेगा, गॉड्स को स्ले करना होगा और हेवंस को काटना पड़ेगा। लेकिन जब वो हेवन की तरफ देखकर हेवंस को काटने की बात कर रहे थे, किन्मो वहाँ से भाग निकला और वो इतनी तेजी के साथ भागा कि क्या ही बताओ। ऐसा लग रहा था कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सुनकर ही किन्मो ने अपना मन बदल दिया। विलेज चीफ तो ये सब देखकर ही उस पर काफी ज्यादा भड़क गए। वो कह रहे थे कि कमबख्त बच्चे जल्दी से मेरे पास वापस आ जाओ। और फिर उन्होंने अपने डिवाइन हैंड का इस्तेमाल करते हुए किन्मो को दबोच लिया। उसे तो एक बार फिर से विलेज चीफ के सामने पेश किया गया था। विलेज चीफ काफी ज्यादा चौंकते हुए उससे कहने लगे कि तुम इतने बदतमीज कैसे हो सकते हो? अभी अभी तो मैंने तुम्हें ह्यूमन एम्परर बनाया और तुम हो कि अपनी लेगेसी को देखते साथ ही यहाँ से भाग निकले। इधर बेचारा किन्मो दिल ही दिल में सोच रहा था कि मैंने ह्यूमन एम्परर बनने के लिए हाँ कब बोला था। एक तो ये फ्री फोकट का काम है और ऊपर से मुझे गॉड्स और डीमंस को भी मारना पड़ेगा। साथ ही विलेज चीफ उसे चिल्लाने लगे कि तुम ह्यूमन एम्परर हो, ऐसे डरपोकों वाले काम करके तुम खुद को ही जलील कर रहे। वैसे हमारे ह्यूमन एम्परर के लिए एक हॉल भी बनाया गया था, जब भी तुम्हें टाइम मिले तुम वहाँ पर विजिट कर लेना। वो हॉल काफी ज्यादा शानदार है, वहाँ पर तुम्हें पास्ट ह्यूमन एम्परर की सारी ग्रेट अचीवमेंट दिखाई देगी। अरे अब जबकि मैं तुम्हारा मास्टर बन चुका हूँ तो मैं अपनी तलवारबाजी भी तुम्हें पास कर दूंगा। और अब जैसे विलेज चीफ ने अपनी व्हीलचेयर घुमाई, किन्मो तुरंत ही वहाँ से भागने लगा। हालांकि विलेज चीफ के डिवाइन हैंड ने उसे दोबारा से दबोच लिया था। विलेज चीफ उसे बता रहे थे कि मैं अपनी सोर्डमैनशिप तुम्हें पास करने वाला हूँ, तुम्हारी जितनी एबिलिटी होगी उतना उसे ग्रास्प कर लेना। लेकिन जब भी तुम मेरी तलवारबाजी का यूज करोगे तुम गॉड्स और डीमंस की नजरों में जरूर आओगे और फिर 100% पॉसिबिलिटी है कि गॉड्स और डीमन तुम्हें मार देंगे। अब ये सुनते साथ ही बेचारे किन्मो ने डर के मारे दोबारा से भागना शुरू कर दिया। ना ही उसे इस ह्यूमन एम्परर का ताज चाहिए था और ना ही एल्डर की सोर्डमैनशिप, क्योंकि ये दोनों भी उसके जान के लिए खतरे थे। वहीं पर विलेज चीफ उससे कहते हैं कि भागने से कोई फायदा नहीं होने वाला क्योंकि तुम मुझसे बच नहीं सकते। अगर सच बताओ तो मैंने भी ऐसे ही भागने की कोशिश की थी, लेकिन फिर मैं भी भाग नहीं पाया। मुझे कुछ रियलाइज हो इससे पहले ही मैं एक ह्यूमन एम्परर बन चुका था। एक्सीडेंटली ये लेगेसी मुझे हासिल हुई। तब तक उनके डिवाइन हैंड ने किन्मो को उल्टा लटका कर उनके सामने पेश किया था। यहाँ पर किन्मो समझ गया कि अब भागने से कोई फायदा नहीं होने वाला। विलेज चीफ तो उसे ह्यूमन एम्परर बना के रहेंगे। अगर वो खुद इस जिम्मेदारी से भाग नहीं पाए तो भला किन्मो भाग कैसे सकता। उतने में ही ग्रैनी सी और ग्रैंडपा ब्लाइंड वहाँ पर पहुँच गए। ग्रैनी सी कह रही थी कि चलो फाइनली ये बुड्ढा अपनी लेगेसी को पास डाउन करने के लिए तैयार हो गया। मेरा किन्मो अब ह्यूमन एम्परर बनेगा। लेकिन उनका एम्परर तो जोर जोर से चिल्ला रहा था कि ग्रैनी प्लीज मुझे बचा लीजिए। बेचारे किन्मो के आंखों में तो आंसू भी आ गए, जो देखते साथ ही ग्रैनी सी कहने लगी कि देखो तो मेरा किन्मो कितना ज्यादा खुश है। इस जनरेशन का ह्यूमन एम्परर बनने के बाद तो उसके आंखों से खुशी के आंसू आ रहे हैं। इधर किन्मो रोते हुए कहने लगा कि ये खुशी के नहीं बल्कि गम के आंसू हैं, प्लीज मुझे बचा लीजिए। हालांकि ग्रैनी सी उस पर तवज्जो नहीं देती। तभी ग्रैंडपा ब्लाइंड कहते कि मुझे तो किन्मो की आवाज से ही पता चल रहा कि वो चिल्ला चिल्ला कर हमसे मदद मांग रहा है। जिस पर ग्रैनी सी कहती कि ना ऐसी कोई बात नहीं, दरअसल हमारी चीफ इस दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट सोर्ड सेंट है और उनकी लेगेसी मिलने की वजह से किन्मो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। इसीलिए तुम किन्मो के आंसुओं पर ध्यान मत दो, वो काफी ज्यादा खुश है। लेकिन उतने में हम देखते कि ग्रैनी सी को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी। दरअसल उनका इनर डीमन उनकी बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। जब से वो केयरफ्री सिटी से वापस आई थी तभी से वो डीमन काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका है। हालांकि ग्रैंडपा ब्लाइंड को ये बात समझ नहीं आती कि ग्रैनी सी के साथ क्या हो रहा। किसी को खबर नहीं थी कि ली टियानशिंग ग्रैनी सी पर पूरी तरह से हावी हो चुका है। इधर विलेज चीफ के डिवाइन हैंड ने दोबारा से किन्मो को जमीन पर पटक दिया और अब तो किन्मो भी भाग भाग के थक चुका था। तो फाइनली ना चाहते हुए किन्मो ने ह्यूमन एम्परर की जिम्मेदारी उठाई। उसके चेहरे पर एक कौड़ी की भी खुशी नजर नहीं आ रही थी। लेकिन विलेज चीफ काफी ज्यादा खुश है कि फाइनली उन्होंने अपना बर्डन किसी और के कंधे पर सौंप दिया। और अब वो अपनी सोर्ड आर्ट की पहली मूव के बारे में किन्मो को बताने लगे। वो कहते हैं कि मेरी पहली मूव का नाम था सोर्ड पियर्सिंग द माउंटेन्स एंड रिवर्स। जहाँ तक मुझे याद है तुमने बचपन में ही इस मूव को मास्टर किया था, तो क्यों ना अब तुम्हारी एबिलिटीज को थोड़ा सा टेस्ट किया जाए। मैं मेरी पावर्स को 5 लुमिनरीज रेल्म पर सील करके तुम्हारा मुकाबला करूंगा, फिर पता चलेगा कि तुमने इतने सालों में कितनी प्रोग्रेस की है। अब ये सुनते साथ ही किन्मो ने तुरंत ही विलेज चीफ को मसाज देना शुरू किया। उसे लग रहा था कि यही एक मौका है ह्यूमन एम्परर बनने की जिम्मेदारियों को खुद से हटाने का। वो उन्हें बताने लगा कि बिना फायदे के तुम्हें कोई मुकाबला नहीं करता।
तो क्यों ना इस चैलेंज पर एक छोटी सी बेट लगाई जाए। अगर मैंने आपको मुकाबले में हरा दिया तो आप मुझे ह्यूमन एम्परर नहीं बनाओगे। ये एम्परर वाला टाइटल मुझ पर जबरदस्ती थोपा नहीं जाना चाहिए। जो सुनते साथ ही विलेज चीफ जोर जोर से हंसने लगे। वो कहते ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं ह्यूमन एम्परर का टाइटल तुमसे वापिस लूंगा। इतना ही नहीं, ये टाइटल तो मैं अपने साथ अपनी कब्र में लेके जाने वाला हूँ। अब कोई ह्यूमन एम्परर नहीं बन सकता। बस शर्त इतनी है कि तुम मुझे हरा के दिखाओ। अब ये सुनते साथ ही किन्मो काफी ज्यादा जोश में आ गया। वो कह रहा था ग्रैंडपा चलो हारने के लिए तैयार हो जाओ। और अब यहाँ पर किन्मो ने फटाफट से अपनी 5 लुमिनरीज की पावर को एक्टिवेट कर लिया। उसका फॉर्म पूरी तरह से बदल गया था और अब किन्मो ने फटाफट से अपनी सोड को भी समन कर लिया। यहाँ पर किन्मो ने बड़े ही कूल अंदाज में अपने पोस्चर को भी रिवील किया था। और फिर देखते देखते यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट कलर की सोड रेल्म क्रिएट हो गई, जिसमें इन दोनों का मुकाबला होगा। ये मुकाबला जीतना किन्मो के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर उसे ह्यूमन एम्परर की जिम्मेदारी से हाथ छुड़वाना है तो उसे इसे जीतना ही होगा। सो अब यहाँ पर किन्मो ने अपनी सोड को स्पिन करते हुए सोड कॉइलिंग आर्ट का इस्तेमाल किया, जो कि उसने यांगकांग की इंपीरियल एडवाइजर से ग्रास्प की थी। हम देख पाते हैं कि किन्मो की हजारों लाखों तलवार एक टोर्नाडो में बदल चुकी है। वहीं पर विलेज चीफ ने भी अपनी हेवी सोड को फॉर्म कर लिया और अब इन दोनों तलवारों में एक जोरदार क्लैश हो जाता है। लेकिन यहाँ पर विलेज चीफ की पावर काफी ज्यादा भयानक थी। उन्होंने तो किन्मो की सोड को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे काफी दूर पटक दिया। इधर विलेज चीफ उससे कहने लगे कि चल जल्दी से वापस आ जा। तो किन्मो दोबारा से उनका मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। यहाँ पर किन्मो ने एक बार फिर से अपनी यूनिक सोड स्टाइल का इस्तेमाल किया था, लेकिन अंजाम वही था। विलेज चीफ ने एक बार फिर से उसे दीवार पर पटक दिया। हालांकि किन्मो हार मानने के लिए तैयार नहीं था। वो लगातार उन पर अपनी अलग अलग मूव्स का इस्तेमाल करने लगा और वहीं पर विलेज चीफ भी उसे अलग अलग अंदाज में पटकते जा रहे थे, कभी घर पर तो कभी कॉफिन में। एक बार तो उसे मुर्गियों के घर भेज दिया, जो कि किन्मो की पुरानी दुश्मन थी। यहाँ पर बाकी के सारे एल्डर्स भी किन्मो की इस धुलाई को विटनेस करने लगे। वो बेचारा भी इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया कि अपने असली फॉर्म में वापिस आ जाता है। वो यहाँ पर दिल ही दिल में सोचने लगा कि बचपन में ग्रैंडपा चीफ ने मुझे सोड पियर्सिंग माउंटेन्स एंड रिवर टेक्निक को सिखाया था। वो मूव अपने आप में ही काफी ज्यादा डोमिनेटिंग है और ऊपर से मैंने उसे यांगकांग की इंपीरियल एडवाइजर ने सिखाई हुई मूव्स के साथ कंबाइन किया। मुझे ऐसा लगा था कि जब ग्रैंडपा चीफ अपनी 5 लुमिनरीज पावर को सील करेंगे उस वक्त मैं उन्हें आसानी से हरा सकता हूँ। लेकिन उन्होंने अपनी कल्टीवेशन को मेरे लेवल पर सील करने के बावजूद भी मैं उन पर अपना डोमिनेंस साबित नहीं कर पाया। वेल यहाँ पर किन्मो पूरी तरह से निराश हो चुका था। उसे रियलाइज हो चुका था कि वो चाहे कितना ही पावरफुल क्यों ना बने, विलेज चीफ का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी ह्यूमन एम्परर के टाइटल से पीछा छुड़वाने के लिए वो एक बार फिर से विलेज चीफ के साथ भिड़ जाता है और यहाँ पर भी विलेज चीफ ने उसकी अलग अलग एंगल से धुलाई की। इस बार किन्मो काफी ज्यादा मार खा रहा था और फाइनली विलेज चीफ ने अपनी एक शानदार मूव के साथ किन्मो पर एक जबरदस्त स्लैश रिलीज किया, जिससे तो किन्मो हवा की सवारी करते हुए काफी दूर जाकर पटक जाता है। वो कह रहा था कि मैंने सोड पियर्सिंग द माउंटेन्स एंड रिवर टेक्निक को मास्टर करने की काफी ज्यादा कोशिश की। मैंने हमेशा इस आर्ट को रिफाइन करके उसे और ज्यादा परफेक्ट बनाने की कोशिश की, लेकिन मेरे इन एफर्ट्स का कोई फायदा नहीं हुआ। मैं इतनी कोशिशों के बावजूद भी ग्रैंडपा चीफ को हरा नहीं पा रहा। वैसे तो अभी तक मैंने हार मान लेनी चाहिए, लेकिन ये मुकाबला सिर्फ ह्यूमन एम्परर के टाइटल तक सीमित नहीं। दरअसल इस मुकाबले के जरिए मेरी सोड आर्ट और भी ज्यादा रिफाइन हो सकती। और अब यही सारी बातें सोचने के बाद किन्मो ने अपनी आंखें बंद कर ली। यहाँ पर वो अपने माइंड स्पेस में एक सोड आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा था। उसने तलवारबाजी की अलग अलग मूव का अभ्यास करते हुए अपनी मूव्स को और भी ज्यादा स्टेबल बना दिया। इससे उसकी सोड आर्ट रिफाइन भी हुई और किन्मो के अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आ गया। और अब इसी आत्मविश्वास के दम पर किन्मो ने यहाँ पर एक जबरदस्त स्लैश रिलीज किया था, जो कि इनिशियली एक सन जैसा अपीयर होते हुए हजारों लाखों तलवारों में ट्रांसफॉर्म हो गया। सो इस तरह से किन्मो अपनी इस फाइनल मूव को डिलीवर करने के लिए तैयार था। उसने अपनी लाखों करोड़ों फ्लाइंग सोर्ड्स फॉर्म कर ली थी। दरअसल इस गजब की मूव को कहा जाता है सेटिंग सन सोड आर्ट। किन्मो ने इस आर्ट को कई दफा प्रैक्टिस किया था और इस बार उसने सेटिंग सन सोड आर्ट की अल्टीमेट पावर को अनलिश किया। उसे तो ऐसा फील हो रहा था कि मानो ये टेक्निक कई सौ सालों से प्रैक्टिस कर रहा है। इस टेक्निक का एक ही स्लैश आसमान को चीर सकता था। और अब हम विलेज चीफ की हेवी सोड को देख पाते हैं, जो कि किन्मो की आंखें खोलने के लिए तैयार थी। वो कह रही थी कि किन्मो सोड आर्ट में इम्प्रूवमेंट करने की आइडिया काफी ज्यादा गजब की थी। हर बार बस सेम ही सोड आर्ट का इस्तेमाल करने से दुश्मन तुम्हारी अगली मूव को पहचान सकता। इसलिए एक तलवारबाज ने हमेशा अपनी सोड आर्ट को रिफाइन करते रहना चाहिए। लेकिन तुम्हारी सोड आर्ट
आर्ट की इंसाइट मेरी जितनी डीप नहीं हो सकती। तुम जितनी ही बार अपनी सोड आर्ट को इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे, उतनी ही बार तुम उसमें एक एक कमजोरी को शामिल करते जाओगे, यानी कि तुम्हारा हर एक नया चेंज एक नए फ्लॉ को क्रिएट करेगा। इसलिए तुमने अपनी सोड आर्ट को ज्यादा अल्टर नहीं करना चाहिए, ये तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता। देखो, मैं बदलाव करने से मना नहीं कर रहा, लेकिन हमेशा चेंज लाने के लिए तुम्हें खुद के अंदर भी चेंज लाना पड़ता। तुम्हें तलवारबाजी को गहराई से समझना होगा, उसकी हर एक छोटी सी छोटी डिटेल को भी समझने की कोशिश करो। जिस दिन तुम तलवारबाजी की इनसाइट को ग्रास्प कर गए, उस दिन तुम यूँ समझ जाओ कि तलवारबाजी की हर एक सीमा को पार कर सकते हो। फिर ऐसी कोई सोर्ट टेक्निक नहीं रहेगी जिसका तुम यूज ना कर पाओ, और फिर उस वक्त तुम समझ जाओ कि तुमने डाओ को हासिल कर लिया। अभी सुनते साथ ही किन्मो तुरंत ही उनके सामने घुटनों पर बैठ गया। दरअसल उसने विलेज चीफ के सामने हार मान ली थी। वो समझ चुका था कि वो एक सोर्ड सेंट का मुकाबला नहीं कर सकता। साथ ही अपना सिर झुकाकर उसने विलेज चीफ को अपना मास्टर भी बना लिया था। दूसरे एल्डर्स भी खुश हो गए कि चलो फाइनली किन्मो ने हार मान ली। वहीं पर विलेज चीफ उसे उठाते हुए कहने लगे कि ये सारी फॉर्मेलिटीज करने की कोई जरूरत नहीं, आज से तुम ऑफिशियली 37th ह्यूमन एम्परर बन चुके हो। खैर, किन्मो को ह्यूमन एम्परर बनाने के बाद विलेज चीफ अपने कमरे में वापस आ गए। ग्रैंडपा मास्क ने तो रूम में दाखिल होते साथ ही दरवाजा बंद कर लिया ताकि कोई उन दोनों की बातें सुनने न पाए। और फिर उन्होंने विलेज चीफ से सवाल पूछा कि बताओ, जब आप किन्मो का मुकाबला कर रहे थे तब आपने अपनी पावर्स के साथ क्या किया? आपने अपनी फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल किया था। जिस पर विलेज चीफ चौंकते हुए कहने लगे कि ना, मैंने तो ऐसा बिल्कुल नहीं किया। तो ग्रैंडपा मास्क उन्हें बताने लगे कि आपकी तलवार से बहुत ही भयानक वाइटल एनर्जी रिलीज हो रही थी। आपने मुकाबला करने से पहले ही किन्मो से वादा किया था कि आप अपनी कल्टीवेशन को सेम उसी की लेवल पर यानी कि 5 लुमिनरीज पर सील कर दोगे ताकि ये मुकाबला पूरी तरह से फेयर हो जाए। लेकिन अगर आपने वाकई अपनी पावर्स को 5 लुमिनरीज रेल्म पर सील किया होता तो आप सोर्ड पियर्सिंग द माउंटेन एंड रिवर टेक्निक को बस 3 बार ही यूज कर पाते, लेकिन आपने 3 बार नहीं बल्कि 7 बार उस टेक्निक का इस्तेमाल किया है। अब देखो, मेरे सामने झूठ मत बोलना। आप दूसरों को तो उल्लू बना सकते हो, लेकिन मेरी आंखों में धूल झोंकना बिल्कुल भी आसान नहीं। जिस पर विलेज चीफ कहने लगे कि भला तू मेरी वाइटल एनर्जी की डेप्थ को क्या पहचानेगा? मैं एक सोर्ड गॉड हूँ, तो मेरी वाइटल एनर्जी तेरी इमेजिनेशन से परे है। अगर मैं अपनी वाइटल एनर्जी को केयरफुली कंट्रोल करूँ तो मैं सोर्ड आर्ट को 3 बार नहीं बल्कि 10 बार भी स्ट्रेच कर सकता हूँ। अब ये सुनते साथ ही एल्डर मास्क उन्हें गुस्से में घूरने लगे। तो विलेज चीफ तुरंत ही उन्हें कन्विंस करते हुए बताने लगे कि हर एक स्लैश में मुझे मिनिमम अमाउंट में वाइटल एनर्जी का यूज करना होगा, तभी जाकर मैं उसे काफी बार स्ट्रेच कर सकता हूँ। लेकिन ग्रैंडपा मास्क को कहाँ ही भला उन पर यकीन होने वाला था। वो कहते हैं कि अब सच बोल भी दो, यहाँ पर कोई तुम्हें जज नहीं करने वाला। तो विलेज चीफ भी समझ गए कि अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं होने वाला, वो चाहे पूरी दुनिया को ही उल्लू क्यों ना बनाए। लेकिन ग्रैंडपा मास्क पर ये पैंतरेबाजी नहीं चलने वाली। तो फिर उन्होंने सच उगलना शुरू किया। वो कहने लगे कि किन्मो की वाइटल एनर्जी वाकई इम्प्रेसिव थी। पहला तो मुझे लगा था कि अगर हम दोनों सेम कल्टीवेशन लेवल पर आकर फाइट करेंगे तो मैं आसानी से उसे हरा दूंगा। तो ग्रैंडपा मास्क उनकी बात काटते हुए कहने लगे कि हाँ, फिर बाद में तुम्हें रियलाइज हुआ कि तुम बस एक पानी से भरी हुई बकेट हो और किन्मो है पूरा की पूरा समंदर। अब ये सुनते साथ ही चीफ हेजिटेट होते हुए कहने लगे कि किन्मो जब स्पिरिट एम्ब्रियो रेल्म पर था तब भी उसकी वाइटल एनर्जी मुझसे डबल थी। उस वक्त मुझे ऐसा लगा था कि समय के साथ उसकी वाइटल एनर्जी स्टेबल हो जाएगी और फिर 5 लुमिनरीज पर आने के बाद मैं आसानी से उसे हरा पाऊंगा। मैंने तो इमेजिन भी नहीं किया था कि हम दोनों के दरमियान का गैप इतना ज्यादा बड़ा होगा। वैसे अगर 5वीं लुमिनरीज की मेरी पावर को देखा जाए तो मैं काफी ज्यादा खतरनाक हूँ। जिस पर ग्रैंडपा मास्क कहते हैं कि मैं आप में जरा भी दिलचस्प नहीं, मुझे तो सुनना है किन्मो के बारे में। तो विलेज चीफ कहते हैं कि हाँ, उस बच्चे की कोई वीकनेस नहीं, वो काफी ज्यादा पावरफुल है और इसी वजह से मुझे मजबूर होकर उस बच्चे के साथ चीटिंग करनी पड़ी। मैंने उसे भले ही बताया कि मैंने अपनी पावर को 5 लुमिनरीज पर सील किया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था और इसके बावजूद भी किन्मो काफी देर तक मेरे सामने टिका रहा। खैर, तुम मेरी पावर को अच्छे से जानते हो, इसलिए तुम ये बात तुरंत ही समझ गए। लेकिन प्लीज अब बाहर जाकर सबके सामने इसका ढिंडोरा मत पीटना, वरना मुझे काफी ज्यादा जलील होना पड़ेगा। सो
गाइस यहाँ पर हमें पता चलता है कि विलेज चीफ ने तो किन्मो के खिलाफ जीतने के लिए चीटिंग की थी और ये उनकी मजबूरी थी। अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर किन्मो ह्यूमन एम्परर नहीं बनने वाला था। और अब ग्रैंडपा मास्क उनसे कहते हैं कि मैंने सुना था कि ह्यूमन एम्परर का सील किसी बहुत ही एंशिएंट इनहेरिटेंस से कनेक्टेड है। कुछ इनहेरिटेंसेस तो हजारों साल पुराने हैं। इनफैक्ट एक ऐसा सीक्रेट ग्राउंड है जिसे ह्यूमन एम्परर ने खुद फाउंड किया था। तो विलेज चीफ उन्हें बताने लगे कि हाँ, ये सारी कहानियां एक लेजेंड है जो हजारों सालों से जनरेशन टू जनरेशन पास होती जा रही। लेकिन अब इन दिनों ह्यूमन एम्परर सील की उतनी वैल्यू नहीं रही, इसे तो बस एक लोहे के टुकड़े जैसा माना जाता। तभी ग्रैंडपा मास्क कहते हैं कि मैंने इस सील के बारे में और भी कहानियां सुनी है, जिसके अकॉर्डिंग ह्यूमन एम्परर सील एक राजा के इम्पीरियल सील से भी ज्यादा बड़ी अथॉरिटी को कैरी करता। ह्यूमन एम्परर सील में इतनी पावर है कि आप इस दुनिया के हर एक हीरो को कमांड दे सकते हो। अब ये सुनते साथ ही विलेज चीफ उन्हें ताना मारते हुए कहने लगे कि अब तो किन्मो ह्यूमन एम्परर बन चुका है, तो उसे बोलो कि वो सील ले जाकर अपने हीरोज को कमांड करे। मैं भी देखना चाहूंगा कि कौन कौन उसके ऑर्डर्स को फॉलो करेगा। भले ही ह्यूमन एम्परर सील के पास एक बेहतरीन अथॉरिटी है, लेकिन आज तक कोई भी एम्परर उस अथॉरिटी को एस्टेब्लिश नहीं कर पाया। जो सुनकर ग्रैंडपा मास्क कहते हैं कि वो सील काफी ज्यादा खतरनाक है, जिसके भी पास वो एम्परर सील होगा उस पर हमेशा खतरे की तलवार टंगी रहेगी। लेकिन फिर भी आपने वो सील किन्मो के हवाले किया। तो विलेज चीफ अपने दिल पर पत्थर रखते हुए कहने लगे कि ह्यूमन एम्परर ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और साथ ही साथ एक बर्डन भी। जब ये जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी गई तब मैं भी इसे कैरी नहीं कर पाया था और इसी वजह से मुझे अपने हाथ पांव खोने पड़ गए। मगर ये बोझ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसे किसी न किसी को तो उठाना ही पड़ेगा और ये मैं बिल्कुल अलाउड नहीं कर सकता कि ह्यूमन एम्परर का सील मेरे साथ मेरी कब्र में जाए। इस दुनिया में कुछ बातें ऐसी है जो काफी ज्यादा भयानक होगी, लेकिन फिर भी तुम्हें उन्हें फेस करना ही पड़ेगा। इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए तुम घायल भी हो सकते हो या फिर मर भी सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं कि तुम इसमें कामयाब ना हो सकता है कि किन्मो इस काम को पूरी तरह से निभा पाए। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ग्रैंडपा मास्क विलेज चीफ से कोई बहस करना नहीं चाहते थे। उन्हें अच्छे से पता है कि विलेज चीफ अपना इरादा बदलने नहीं वाले। तो विलेज चीफ से कहने लगे कि अब आपने किन्मो को ह्यूमन एम्परर बना ही दिया तो क्यों ना उसकी पावर्स को भी बढ़ाया जाए। अब हमने उसे हायर लेवल की टीचिंग देना शुरू करना चाहिए। तो विलेज चीफ ने भी उनकी बात मानते हुए अगले ही दिन से किन्मो की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी। वो उसे बताते हैं कि तुम्हारी सिंगल सोर्ड स्ट्रोक में ऐसी पावर होनी चाहिए कि तुम एम्परर के खून के समंदर बहा दो। और अब यहाँ पर हमें उनका पोस्टर दिखाया गया जिसमें वो बताते हैं कि मेरा होमलैंड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका, लेकिन मैं अकेला ही जिंदा बचा, वही पुराने कपड़े पहनकर। ये तो थी मेरी पहली टेक्निक जिसे कहा जाता है सोर्ड पियर्सिंग द माउंटेन्स एंड रिवर्स। अब बात करते हैं मेरी सेकंड सोर्ड टेक्निक की जिसे कहा जाता है सोर्ड ड्रॉज फोर्थ द एम्परर ईरा। इसे मास्टर करने में तुम्हें थोड़ी बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी, लेकिन तुम्हारे लिए इतनी भी मुश्किल नहीं कि तुम इसे कॉम्प्रहेंड न कर पाओ। लेकिन अगर इसके बावजूद मेरी दूसरी टेक्निक्स की बात की जाए तो काफी ज्यादा मुश्किल है। तुम चाहे सोर्ड आर्ट का कितना ही नॉलेज गेन क्यों ना कर लो, लेकिन तुम कभी भी मेरी दूसरी सोर्ड आर्ट्स को सीख नहीं पाओगे। इसलिए मैं बस उन मूव्स का तुम्हें थोड़ा सा नॉलेज दूंगा, लेकिन तुम्हें उन टेक्निक्स पर अपना वक्त जाया करने की कोई जरूरत नहीं। तो अब किन्मो भी उनके सोर्ड आर्ट के सारे नॉलेज को पेपर पर उतारते हुए उस पर प्रैक्टिस करने लगा। वो कहता है कि विलेज चीफ ने एक ह्यूमन एम्परर के हॉल का जिक्र किया था। मेरे ख्याल से वहाँ पर भी कुछ सोर्ड टेक्निक मौजूद होगी और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि उस हॉल में मौजूद सोर्ड टेक्निक विलेज चीफ की टेक्निक से काफी ज्यादा डिफरेंट होगी। अगर विलेज चीफ के सोर्ड आर्ट की बात की जाए तो उनके पास टोटल 8 टेक्निक है। हर एक कल्टीवेशन रल्म के हिसाब से उन्होंने एक एक टेक्निक को डिजाइन किया था, यानी कि स्पिरिट एम्ब्रियो से लेकर डिवाइन ब्रिज तक। मगर ये तो टोटल 7 लेवल ही काउंट होगी, तो फिर उनके पास वो 8वीं टेक्निक कौन सी होगी? मेरे ख्याल से वो उनकी सोर्ड गॉड की मूव है। और उतने में ही ग्रैंडपा लेम वहाँ पर पहुँच गए। वो किन्मो से कह रहे थे कि बच्चे यू दिन में सपने देखना बंद करो। मैंने नोटिस किया था कि तुम अब पहले जैसे फुर्तीले नहीं रहे, तुम पर काफी ज्यादा जंग लगी है, तो चलो अब तुम्हारा जंग निकालने का वक्त आ चुका है। और इतना कहते साथ ही वो किन्मो को अपने साथ प्रैक्टिस करने ले जा चुके। साथ ही ग्रैंडपा ब्लाइंड ने भी अपने ड्रैगन्स का इस्तेमाल करते हुए किन्मो के साथ फाइट की थी। और सिर्फ वही नहीं बल्कि हर एक एल्डर उनके साथ अपनी अलग अलग मूव को शेयर करने लगे ताकि किन्मो का नॉलेज और भी ज्यादा वास्ट हो जाए। इतना ही नहीं ग्रैंडपा मास्क ने भी उसे पॉइजन की ट्रेनिंग देना शुरू की और ये वाली ट्रेनिंग सबसे ज्यादा डरावनी थी क्योंकि इसमें किन्मो को बड़े बड़े पॉइजनस बिच्छुओं का मुकाबला करना होगा। वेल इन सभी लोगों ने ठान लिया था कि किन्मो को और ज्यादा पावरफुल बना के ही वापस भेजेंगे और इस तरह से काफी दिनों तक इन
सारे एल्डर्स ने अपनी अपनी आर्ट किन्मो को सिखा दी। अब बाकी रह गई थी बस ग्रैनी सी। उसने ही अपनी आर्ट को अभी तक किन्मो को पास डाउन नहीं किया। तो ग्रैंडपा लेम सीधे उनसे मिलने के लिए पहुंच गए। वो कहते हैं कि हम सबने तो अपना काम पूरा कर दिया, तो चलो अब तुम भी अपनी हायर लेवल की आर्ट को किन्मो को पास डाउन करो। मगर वहाँ का नजारा देखते साथ ही ग्रैंडपा लेम के पूरी तरह से होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि ग्रैनी सी की फेक बॉडी नीचे पड़ी है और वो फिलहाल अपने असली फॉर्म में आ चुकी थी। फिलहाल वो सजने संवरने में बिजी है। और फिर अपने इसी मदहोश अंदाज में उन्होंने ग्रैंडपा लेम से सवाल पूछा कि बताओ क्या मैं खूबसूरत हूँ। लेकिन इसका जवाब देने की बजाय तो ग्रैंडपा लेम डर के मारे वहाँ से भाग निकले और चिल्लाते हुए सबको बताने लगे कि ये बुढ़ी ग्रैनी अपनी जवानी वाले फॉर्म में आ चुकी है। प्लीज कोई भी इसकी आंखों से आंखें मत मिलाना, वरना पूरी तरह से इस औरत के जाल में फंस जाओगे। इधर ग्रैनी सी सबसे पहला तो एल्डर डेफ के पास से गुजर गई। अब उनके असली फॉर्म को देखते साथ ही एल्डर डेफ ने तुरंत ही अपना फेस घुमा लिया। तब तक एल्डर माँ उनके सामने कूद गए, लेकिन उनमें भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ग्रैनी सी की आंखों से आंखें मिला पाए। वो भी फटाफट से अपने आसपास एक शील्ड को फॉर्म कर लेते हैं ताकि ग्रैनी सी की चार्म टेक्निक से खुद को बचा पाए। वहीं पर एल्डर मास तो एक सेकंड के लिए पूरी तरह से उनके जाल में फंस गए, लेकिन उन्होंने फटाफट से अपने माइंड का कंट्रोल दोबारा से रिगेन किया। वेल, इनमें से किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि ग्रैनी सी से आंखें मिलाई जाए। बस एक ही बंदा ये हिम्मत कर सकता है, जो कि थे ग्रैंडपा ब्लाइंड, क्योंकि वो खुद अंधे हैं तो ग्रैनी सी को क्या ही देखेंगे। और तुरंत ही अपने दोस्तों से पूछने लगे कि बताओ ये फिलहाल कौन से फॉर्म में हैं। तो ग्रैंडपा लेम उधर से चिल्लाते हुए बताने लगे कि ऑफ कोर्स ये उस थर्की टियानशिंग के फॉर्म में हैं। शायद ग्रैनी सी अब बिल्कुल भी अपने इनर डीमन को कंट्रोल नहीं कर पा रही। वेल, उस पूरी जगह पर ग्रैनी सी ने अपनी चार्मिंग टेक्निक के ऑरा को फैला दिया था और अब वो अपनी डांस मूव दिखाते हुए इन सबको बताने लगी कि शादी से पहले ही मुझे पता था कि मैं इस औरत के बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं था जो इसके लायक रहे, मगर फिर भी मैंने सी के साथ शादी करने का फैसला लिया, ये जानते हुए भी कि ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। अब मैं उसका मास्टर था, इसलिए सी भी मेरे मैरिज के प्रपोजल को ठुकरा नहीं पाई। उसने अपने मन को मारकर शादी के लिए हाँ बोला और मैं उसी वक्त समझ गया था कि ये शादी की पहली रात ही मुझे खत्म कर देगी। मगर ये सब पता होने के बावजूद भी मैंने उसके साथ शादी की। मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि वो अपने हाथों से मुझे खत्म करे, क्योंकि मुझे उसकी खूबसूरती से तहे दिल से जलन थी। तुम लोग ही सोचो कि भला एक औरत इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती। सच बताओ तो मैं उसके साथ शादी प्यार की खातिर नहीं करना चाहता था, बल्कि मैंने शादी तो इसलिए की ताकि मैं उसकी बॉडी पर कब्जा कर सकूं। मैंने तो पहले ही प्लानिंग बनाई थी कि जैसे ये मुझे खत्म करेगी मैं इसकी बॉडी पर कब्जा कर लूंगा। और सच बताओ तो इसमें हम दोनों का भी फायदा था। ऐसी खूबसूरत औरत बनने का मौका भला किसे ही मिल सकता है। जिस पर एल्डर ब्लाइंड कहने लगे कि टियानशिंग, कहीं ये बात तुम भूल तो नहीं गए कि तुम एक मर्द हो। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि एक अच्छा खासा मर्द होने के बावजूद तुम्हें औरत बनने का शौक क्यों चढ़ा। जिस पर टियानशिंग कहने लगा कि आज तूने साबित कर दिया कि तू सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि अकल से भी अंधा है। तो ये कभी समझ नहीं पाएगा कि एक औरत बनने की खुशी क्या होती है। मैं अपने इस खूबसूरती के दम पर किसी भी मर्द के दिल पर राज कर सकती हूँ। खैर, अब मैं यहाँ से जाने वाला हूँ ताकि अपनी इस औरतों वाली जिंदगी की शुरुआत कर सकूँ। और तुम बुड्ढों में इतना दम नहीं कि मेरा रास्ता रोक पाए। मगर उतने में किन्मो उसके सामने आ गया। वो टियानशिंग से कहता है कि जैसे मैं होली डीमन सेक्ट का लीडर हूँ, वैसे ही तुम भी वहाँ के लीडर थे, तो तुम्हें ऐसी हरकतें करते हुए शर्म आनी चाहिए। मुझे तो अब तुम्हें अपना सीनियर बुलाने में भी हेजिटेशन हो रहा। जो सुनते साथ ही टियानशिंग ने तुरंत ही अपनी चार्म टेक्निक की मदद से किन्मो को अपने वश में करने की कोशिश की। और अब वो किन्मो के बाल पकड़ते हुए उससे कहने लगा कि अगर अब तुमने एक लफ्ज भी अपने मुंह से बाहर निकाला तो ये लेडी तुम्हारी गर्दन काट देगी और फिर तो मैं खुद ही होली डीमन सेक्ट को लीड करूंगा। इधर किन्मो तो पूरी तरह से उसके वश में आ चुका था। वो कहता है कि वाह, ये औरत तो कितनी ज्यादा खूबसूरत है, अगर ये मेरी पार्टनर बन जाए तो मजा आ जाएगा। लेकिन फिर किन्मो ने तुरंत ही खुद को याद दिलाया कि ये तो उसकी ग्रैनी सी है, वो इनके बारे में ऐसी बातें नहीं सोच सकता। वो खुद को ही बार बार बताने लगा कि ये तो थरकी बुढ़ा टियानशिंग है, जो कि मेरे ग्रैनी सी की बॉडी पर कब्जा करना चाहता। लेकिन टियानशिंग की इस चार्म
चार्म टेक्निक से आजाद होना किन्मो के लिए काफी ज्यादा मुश्किल था और इसीलिए उसने मजबूर होकर अपनी आंखें बंद कर ली। इधर टियानशिंग को पूरा यकीन था कि कोई भी उसका रास्ता ब्लॉक नहीं करेगा और जो भी उसके रास्ते में आएगा वो उसे अपनी चार्म टेक्निक में फांस लेगी। मगर तभी एल्डर ब्लाइंड ने सीधे जाकर उसका रास्ता रोका। तो यहाँ पर टियानशिंग उन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रैंडपा ब्लाइंड पूरी तरह से उस पर हावी हो गए। तो टियानशिंग गुस्से में उनसे कहने लगा कि अंधे, शुक्र मना कि मेरी वाइफ की कल्टीवेशन काफी ज्यादा लो है, वरना मैं तुझे ऐसी टक्कर देता कि तू जिंदगी भर याद रखता। सो इस तरह से फाइनली ग्रैंडपा ब्लाइंड के सामने टियानशिंग को हार माननी पड़ी। विलेज के एल्डर्स इतने पावरफुल होने के बावजूद भी टियानशिंग को रोक नहीं पाए थे, लेकिन ग्रैंडपा ब्लाइंड ने अंधे होने की वजह से टियानशिंग को कंट्रोल कर लिया। इससे बात साबित हो गई कि हर एक वीकनेस तुम्हें लूजर नहीं बनाता, बल्कि कभी कभार तुम्हारी कमजोरी ही तुम्हारे काम आएगी। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।